मेरा नाम माला है और मेरी उम्र 20 साल है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की रहने वाली हूँ और यहाँ मैं अपनी माँ और एक बड़े भाई के साथ रहती हूँ। मेरे भाई का नाम राजेश था। मेरी माँ को मेरे बड़े भाई पर बहुत गर्व था, जैसा कि हर माँ को अपने बेटे पर होता ही है। लेकिन मेरी माँ तो मेरे भाई की कुछ ज़्यादा ही झूठी तारीफ करती थी। इतनी तारीफ की असल जिंदगी में वह इतना अच्छा इंसान नहीं था। जब मेरे भाई को गुस्सा आता तो मेरी माँ के साथ ही वह तेज आवाज में चेक करके बातें करता था और इसने मुझे आगे पढ़ाई के लिए भी मना कर दिया था। मगर मेरी माँ ने उसे बहुत जिद की और उसे कहा कि अगर लड़की 12वीं के बाद घर ही बैठ जाएगी तो मोहल्ले वाले बहुत हंसेंगे और बहुत बातें बनाएंगे, क्योंकि इनके किसके साथ किया कि सारी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। पूरे मोहल्ले मेरे भाई के सब लोग इज्जत ही नहीं करते थे, बल्कि सबको इसका बड़ा डर था। लोग इससे बहुत डरते थे। एक बार की बात है, मोहल्ले की एक लड़की के पीछे कुछ आवारा लड़के पड़ गए थे, तो मेरे भाई ने उन्हें मार मार कर उनकी बुरी हालत कर दी थी। इसलिए पूरे मोहल्ले में सब मेरे भाई को जानते थे और उनको बहुत इज्जत वाला आदमी समझते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसकी कमाई बढ़ती गई तो मेरा भाई कुछ आवारा सा हो गया। उसने गंदी गंदी आदतें लगा ली। अब तो मेरा भाई सिगरेट भी पीने लगा था। वह रोज देर रात से घर आता और जब घर वापस आता तो उसने शराब पी रखी होती थी और क्या क्या उल्टे सीधे काम करता था। हमें तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मेरी माँ की वही पुरानी सोच थी कि लड़के की शादी का सुधर जाएगा, बल्कि ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और पत्नी घर में आ जाएगी तो फिर वह बाहर भी जाना छोड़ देगा और वह उसको बाहर जाने से रोक लिया करेगी। यह शराब पीना भी छोड़ देगा। लेकिन यह बहुत ही बुरी सोच थी कि जिस लड़की को आप शादी करके अपने घर ले रहे हो वो तो डॉक्टर तो नहीं है जो आकर आपके बेटे को ठीक करेगी, और ना ही शादी कोई इलाज का तरीका है। शादी तो एक जिम्मेदारी है जो किसी ऐसे इंसान पर पड़नी चाहिए जो उसको अच्छे से समझ सके। फिलहाल कुछ दिन बाद मेरे भाई की शादी हो ही गई और भाभी जी हमारे घर पर आ गई। भाभी के घर आने के बाद मेरे भाई में कुछ कुछ बदलाव तो नजर आते थे, लेकिन मेरे भाई की शादी के बाद एक अजीब सा वाक्य होने लगा जिसे देखकर मैं बहुत हैरान और परेशान थी। मेरी नई भाभी भी हमसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। वह बहुत ही कम बोलने वाली थी। माँ ने कहा कि अच्छी बात है, ज़्यादा बोलने वाली लड़कियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। भाभी ना सिर्फ चुप रहती थी बल्कि हर समय में भी रहती थी। मैंने अपनी माँ से कहा था कि कहीं भाई भाभी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता, तो माँ ने मुझसे कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारे खानदान के मर्द तो अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं और तेरा भाई तो तेरी भाभी का बड़ा सच्चा आशिक है। जब वो 12 साल का था तो मुझसे बार बार कहता था, माँ मेरी शादी करवा दो, या तो घर की जिम्मेदारी में उलझ गया और नया बड़ा जवान और खूबसूरत है। तेरी भाभी को तो खुश होना चाहिए कि उसे इतना जवान और अच्छा पति मिल गया है। यह तो इतना अच्छा है, पूरे मोहल्ले में मेरे बेटे जैसा अच्छा कोई भी नहीं है। मैं तो हर समय बस भाई की तारीफ करना शुरू हो जाती थी। उन्हें तो बस भाई की तारीफ करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए था, मगर मेरे भाई के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। यह देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि मेरी भाभी मेरे भाई के कमरे के बाहर इस तरह खड़े थे जैसे स्कूल में किसी छोटे बच्चे को कक्षा के बाहर खड़ा कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है यही तुम्हारी सजा है, अब तुम्हें इस दशा के बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। जबकि रात का वक्त था। इस समय तो भाभी को भाई के साथ कमरे में होना चाहिए था। भाभी का सर झुका हुआ था। जब मैं भाभी के करीब गई तो उन्होंने मुझे देखकर अपने आंसू चुपके से साफ किए थे और मैंने देखा कि आज तो मेरी भाभी ने नया सूट पहना हुआ था। वह नहा धोकर आई थी। वह आज तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने भाभी से कहा,
आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मेरी भाभी का रंग गोरा था, उनके लंबे घने खूबसूरत बड़े बड़े बाल थे और मेरी भाभी का नाम सिया था। मैंने भाभी से पूछा कि आप रो क्यों रही हो और इस तरह कमरे से बाहर क्यों खड़ी हो। भाभी ने मुझसे कहा कि मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आँख में कुछ चला गया है, इसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे पूरा विश्वास था कि भाभी रो ही रही थी। मैंने भाभी से पूछा कि इतनी रात को आप इस समय कमरे से बाहर क्यों खड़ी हैं, जबकि भाई तो अंदर है। आपको भी अंदर होना चाहिए। भाभी ने मुझसे कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ी हूँ। मुझे लगा कि भाभी मुझे बताना नहीं चाह रही हैं, इसलिए मैं वहाँ से चली गई और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। किचन से भाई का कमरा साफ दिखाई देता था और मैंने देखा कि भाभी अभी तक वहीं खड़ी हैं। मैंने जब तक सब्जी बनाई, फिर उसके बाद रोटी और खाने की कुछ मिठाई भी बनाया और इतनी देर तक भाभी वहीं खड़ी थी। मेरी तरफ भाभी रूही रही थी। मैं सोचने लगी कि भाभी इस तरह यहाँ बाहर खड़ी होकर क्यों रो रही हैं, क्योंकि मेरा भाई तो उस समय कमरे के अंदर ही था। भाई के कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था, बस कमरे के दरवाजे पर पर्दा लगाया हुआ था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि भाभी तो आज नहाई हुई इतनी खूबसूरत लग रही हैं। भाई को तो भाभी को कमरे के बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। मैं सुबह जब अपने कमरे से बाहर आई तो भाभी बाहर नहीं थी। वह पता नहीं बाहर खड़ी होकर पूरी रात क्या कर रही थी। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा ही करते करते 2 दिन निकल गए। एक दिन भाभी हमारे साथ ही बैठी थी, तभी भाई का फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं आज रात का खाना घर पर नहीं खाऊंगा, वरना मेरे भाई का हुक्म था कि भाभी दिन और रात का खाना रोज मेरे भाई के साथ ही खाया करेंगे। तो भाभी भी बहुत तेज भूख लग रही थी। मैंने भाभी से कहा कि कोई बात नहीं, आज आप हमारे साथ बैठकर खाना खा लेना। लेकिन जैसे भाभी हमारे साथ खाना खाने के लिए बैठी, मेरी माँ ने कहा कि इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, तुम्हारे कमरे में कोई चूहा तो नहीं मरा। मैंने तो अभी सब जगह पोछा लगाया है, फिर पता नहीं है बदबू कहाँ से आ रही है। मेरी भाभी अपना सर नीचे झुकाकर बैठी और जल्दी जल्दी खाना खाकर वहाँ से चली गई। खाना खत्म करके वहाँ से उठकर अपने कमरे में गई और उसके जाते ही बदबू भी खत्म हो गई। मेरी माँ ने कहा, लगता है बदबू इसी के पास से आ रही है, पर यह तो ऐसा नहीं है। ऐसी गंदी होकर क्यों घूम रही है, मैं समझती हूँ इसको। और मैंने माँ से कहा कि ऐसे किसी से पूछना अच्छा बात नहीं है, भाभी बुरा मान जाएंगी और हो सकता है शायद उनको नहाना पसंद ना हो। माँ ने कहा कि क्यों पसंद नहीं है, यह कौन सा सितंबर का महीना है, जून का महीना है, गर्मी में तो सबको रोज नहाना ही चाहिए। अब जिन लड़कियों की शादी हुई है उन लड़कियों को वैसे भी अपने आप को ज़्यादा साफ सुथरा और अच्छा बनाकर रखना चाहिए। आदमियों को ऐसी बातें पसंद होती है, तो भी मेरी बात ध्यान में रखना, जब तेरी शादी हो तो रोज नहा धोकर साफ सुथरा रहना। आदमियों को साफ सुथरी रहने वाली औरतें अच्छी लगती हैं और यही बात तेरी भाभी को समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं इससे बात करके आती हूँ। मेरी माँ इतना कहकर वहाँ से चली गई। भाभी के पास जाने की माँ ने भाभी के कमरे में जाकर उनसे क्या कहा और क्या बात भाभी को कितनी अच्छी और बुरी लगी। लेकिन मैं देखा कि भाभी अगले दिन भी नहीं नहाई थी। भाभी को नहाए हुए 4 दिन हो गए थे और सुबह सुबह मैंने देखा कि भाभी ने हाथ में सोने की नई नई चूड़ियाँ पहन रखी है। भाभी का सारा सामान मैंने और माँ ने मिलकर ही खरीदा था और शादी के बाद से भाभी कहीं बाहर भी नहीं गई थी, इसलिए मैं भाभी के
करीब गई और मैंने भाभी से पूछा कि चूड़ियाँ कहाँ से आई। तो भाभी ने मुझसे कहा कि सुबह सुबह तुम्हारे भाई ने दी है। भाभी भी ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। मैंने भाभी से कहा, वो मुझे लगता है आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छी बात है, आपस में उपहार देने से प्यार बढ़ता है। भाभी ने हल्की आवाज़ में मुझसे कहा कि अभी तो मूड अच्छा है, लेकिन रात का कुछ भी पता नहीं कि मूड खराब हो जाए। मैंने पूछा कि क्यों मूड खराब हो जाएगा, क्या आपने भाई की कोई बात नहीं मानी। तो भाभी ने कहा, कुछ नहीं। भाभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। जैसे इंसान गुनाह करने से पहले परेशान होता है या कोई ऐसा काम करने लगता है जिसको करने से पहले इंसान सोचता है कि मुझे यह काम करना चाहिए या नहीं। उसे पता हो कि मैं यह काम गलत ही करूँगा। मेरी भाभी बहुत डरी हुई लग रही थी और इसके थोड़ी देर बाद ही नहाने के लिए चली गई। क्या भाभी नहाने की बात कर रही थी? मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा बात है और यह ऐसी कोई बात नहीं जिसको करने के बाद कोई भी दूसरा इंसान हम पर गुस्सा करे। उस समय भाभी के अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी क्योंकि गर्मी का समय था। मेरी भाभी नहाकर आए तो वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मैंने देखा उन्होंने आज दिन में बहुत अच्छा सूट पहन रखा था। पर मैंने भाभी से नहीं कहा कि नहाकर आप बहुत अच्छी लगती हो, मगर मैं उनकी प्रशंसा जरूर करती थी, इसलिए वह समझ जाए कि अगर वह नहा धोकर साफ सुथरा रहेंगी तो सब उनकी प्रशंसा करेंगे और उनसे खुश रहेंगे। लेकिन मैंने देखा कि मेरी भाभी जब भी नहा धोकर तैयार रहती हैं तो भाई उन्हें अपने कमरे से बाहर खड़ा कर देते हैं। इस बार मैंने भाभी के पास जाकर देखा तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उनके पास जाकर उनसे पूछा कि भाभी आप क्यों रो रही हैं। तो भाभी ने मुझसे कहा कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा भाई सुन लेगा। फिर मैंने पूछा कि क्यों कमरे के बाहर खड़ी हैं और क्यों रो रही हैं। तो भाभी ने मुझसे कहा कि एक दिन तुम समझ जाओगी कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। भाभी ने और भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर एक तरफ ले गई और उनसे पूछा कि आज मुझे सारी बात साफ साफ बताइए कि यह क्यों हो रहा है और आप क्यों कमरे के बाहर खड़ी होकर रोती हैं। तो कहने लगी कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई शराब पीता है। तब मैंने भाभी से कहा कि हाँ मुझे पता है, पर माँ कहती थी कि भाई की शादी हो जाएगी और उसके ऊपर में जिम्मेदारी आ जाएगी तो ऐसा गंदा काम वो खुद ही छोड़ देगा। भाभी ने कहा कि क्यों छोड़ देगा। नहीं छोड़ा, उसने सब कुछ, वो आज भी रोज शराब पीता है। तब मैंने भाभी से कहा, ये सब तो ठीक है, मगर इस बात का भाई के शराब पीने से क्या मतलब है। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, भाई ने आपको बाहर क्यों निकाला है। तो भाभी ने मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझे छोड़ दो और मुझे वहीं पर खड़ा रहने दो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद भाभी ने नहाना छोड़ दिया और उनके जिस्म से फिर से बदबू भी आने लगी। बहुत गर्मी का मौसम था। कोई भी इंसान अगर 3 से 4 दिन नहीं नहाएगा तो उसका यही हाल होगा। मेरी भाभी जब भी माँ के पास आकर बैठ जाती तो मेरी माँ अपनी नाक को अपने हाथ से ढक लेती या फिर दुपट्टा नाक पर रख लेती थी। मैंने अपनी मम्मी से इशारा करके कहा था कि वह ऐसा ना किया करें, भाभी को बुरा लगता होगा। तो मेरी माँ मुझसे कहती कि आखिर इसको नहाने से परेशानी क्या है, क्यों नहीं नहाती है। इसकी माँ ने उसको यह सब सिखाकर भेजा है या नहीं। इस बात को सुनकर भाभी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और शर्मिंदगी में उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। लेकिन मैंने देखा भाभी जब नहाती थी तो भाई उसको कमरे के दरवाजे पर बाहर खड़ा कर देता था। जिस दिन भाभी नहीं नहाती थी तो भाई भाभी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। वह भाभी के लिए उपहार भी लेकर आता था
और रात को उसके खाने के लिए आइसक्रीम भी लेकर देता था। भाई भाभी के इतने नखरे उठाता था और उनको इतना प्यार भी करता था। फिर जिस दिन भाभी नहाकर नया सूट पहनकर तैयार रहती थी तो ना जाने क्यों मेरा भाई भाभी को कमरे से बाहर ही खड़ा रखता था। इन सब का क्या मतलब था? माँ तो कहती थी कि आदमियों को साफ सुथरी औरतें पसंद होती हैं, जिनके जिस्म खुशबू आ रही हो, जिसके अच्छे से बाल बने हों, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हों। मेरी भाभी तो इतनी सुंदर थी, उनका रंग भी गोरा था और भाभी भाभी पर हर रंग का सूट बहुत अच्छा लगता था। लेकिन पता नहीं यह क्या चक्कर था कि जिस दिन भाभी बहुत ज़्यादा साफ सुथरा और अच्छी लगती थी, भाई उनसे झगड़ा करके उन्हें कमरे से बाहर निकाल देता था। और जिस दिन उनके जिस्म से बदबू आ रही होती तो भाई उनके खूब नखरे उठाता था और उन्हें खूब लाड करता और इनके लिए बहुत से उपहार भी लेकर आता था। अब मुझे कुछ कुछ शक हो रहा था और मुझे पता लगाना था कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। मेरे भाई के कौन से गंदे शब्द हैं। एक दिन जब भाभी से पूछ रही थी तो भाभी बोल रही थी कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी कुछ दिनों के बाद मुझे मौका भी मिल गया। सब कुछ मेरे ही हिसाब से हो रहा था। मेरी भाभी सुबह सुबह अचानक अपने मायके चली गई। भाभी को उनकी मम्मी की कॉल आई थी और उन्हें पता चला था कि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मेरी माँ भी घर पर नहीं थी, मेरी मौसी के घर गई हुई थी। तभी भाभी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा भाई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। जब वह घर आए तो उसको बता देना कि मैं अपने मायके गई हुई हूँ और मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, नहीं तो तुम्हारा भाई मुझे बहुत डांटेगा। मैंने भाभी से कहा कि क्यों डांटेगा, या मायके जाना कोई बुरी बात है कि आप मायके नहीं जा सकती। तब भाभी ने कहा कि जा सकती हूँ मगर बिना बताए जाना तो गलत बात है। मैंने भाभी से कहा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बता दूँगी, आप आराम से जाएं। और इसे जल्दी जल्दी मैं भाभी अपना कमरा लॉक करना भी भूल गई। भाभी के घर से निकलते ही एक प्लान मेरे दिमाग में आया और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरा भाई घर आया तो सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरे के बाहर पर्दा तो गिरा ही हुआ होता था, क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो मम्मी ने भाई से कहा था कि घर में जवान बहन और बहू है, इसलिए दरवाज़ा खुला भी हो तो पर्दा गिरा लिया करो। गर्मी के समय तक दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे, इसलिए भाई भाभी के कमरे के आगे पर्दा गिरा कर ही रखते थे। भाई कमरे में चला गया और वापस देने लगा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं जल्दी जल्दी नहाकर भाभी के कपड़े पहनकर पर्दे के आगे खड़ी हो गई और इस तरीके से खड़ी हुई कि भाई को सिर्फ मेरे पैर ही दिखे। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, मैंने चप्पल भी भाभी के ही पहने थे और मेरा रंग भी भाभी की तरह ही गोरा था। अभी मैं कमरे के बाहर खड़ी हूँ, मैं कमरे से बाहर खड़ी हूँ तो मेरा भाई अजीब तरह से बातें करने लगा। मुझे पहले पहले भाई की बात समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मुझे भाई की बातें समझ में आने लगी, मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। भाई ने कहा, आज तू फिर से नहाई है, बड़ी साफ सुथरी बनी फिरती है, अगर तू ना नहाएगी तो क्या हो जाएगा, तेरी खूबसूरती कम हो जाएगी, तेरा रंग काला हो जाएगा, तेरा हाथ पैर काले पड़ जाएंगे। तू तो बड़ी पूजा पाठ करने वाली औरत है ना, तू तो बड़ी अच्छी औरत है, तेरे से ज़्यादा अच्छी औरत किस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए तो रोज रोज नहाती है। मेरा भाई ने ऐसा कहा और कोई चीज़ उठाकर मेरे पैरों पर मार दी। अब क्या भूत बनकर खड़ी है, आज मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूँ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए मेरे आने से पहले ही यहाँ नहाकर खड़ी हो गई है। तूने मेरे मना करने के भी बावजूद नहाने की गलती कैसे की? आज मैं तुझे अच्छी तरह से समझा कर ही रहूँगा
रोज बातें सुनने की तो तुझे आदत सी हो गई है। आज मैं तुझे अपने हाथ चलाकर भी दिखाता हूँ। जब मैंने तुझे कहा है कि मुझे नहाई हुई औरत बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर तू क्यों नहाती है? मेरा भाई बहुत तेज तेज और बुरी तरह चीख रहा था। आज मुझे पता चल गया कि मेरी भाभी इतना डरी हुई क्यों रहती हैं। आज मुझे समझ आ गया कि मेरी रोज रोज क्यों नहीं नहाती थी, क्योंकि मेरा भाई उनको नहाने से सख्त मना करता था और नहाने के लिए उनसे झगड़ा करता था। लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी भाभी के नहाने से मेरे भाई को क्यों परेशानी है। मेरे भाई ने और ज़्यादा बातें सुनाना शुरू कर दी। एक काम करने से तुझे मना किया है, लेकिन फिर भी तू उस काम को क्यों करती है? मुझसे जिद लगा दी है तू। क्या चाहती है कि मैं तुझे मार दूं, गुस्सा करूं? तो थोड़ी देर बाद मेरा भाई गंदी गंदी गालियां देने लगा। अब मैं और ज्यादा सब्र नहीं कर सकती थी। मैंने पर्दा हटाया और भाई के कमरे के अंदर चली गई। मेरा भाई मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया और परेशान रह गया। और मैं भाई को देखकर क्यों मेरा भाई कोई अजीब सी चीज खा रहा था, जिससे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। मेरे भाई ने मुझे अपने कमरे में देखकर कहा कि तू यहाँ अपनी भाभी के कपड़े पहनकर क्या कर रही है? तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैंने कहा कि भाभी अपनी माँ के घर गई हैं। मेरे भाई से कहा कि आप यहाँ क्या गंदी सी चीज खा रहे हैं? यह खाना तो सही नहीं है, इसको आपने नहीं खाना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरा भाई बहुत ज़्यादा हैरान रह गया और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली? मैंने कहा, हाँ, सारी की सारी बातें सुन ली। आखिर क्या बात है? अब आप मुझे बताएंगे? आप भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? इतनी अच्छी पत्नी मिली है आपको और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर भाभी नहा लेंगी? और आप यहाँ बैठकर गंदी चीज क्यों खा रहे हैं, जबकि घर में इतना अच्छा खाना पका हुआ है? भाभी अपनी माँ के घर गई हुई हैं। उनकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। भाभी ने मुझे कहा था कि जब आप घर वापस आए तो मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं भाभी के साथ होने वाली हरकतों से काफी परेशान थी। मुझे देखना था कि आप भाभी के नहाने पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं। फिर भाई ने मुझे सारी की सारी बात बताई और वह सारी बात सुनकर मैं तंग रह गई। भाई ने कहा, पहले हमारे घर में बहुत गरीबी थी। इस वक्त उम्र 4 साल की थी। तुम्हें याद भी नहीं होगा कि हमारे घर में इतने गरीबी थी कि खाने के लिए 1 भी रुपया नहीं होता था। तो मैं कहीं से भी 1 रुपया जोड़कर खाना लेकर आता था। वही खाना हम तीनों लोग मिलकर खाते थे। इसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। मैं शक्ल सूरत का तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे कोई हुनर नहीं आता था। मैंने पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं क्या करूं? पापा भी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मैं इस गरीबी से बहुत तंग आ चुका था। फिर एक दिन मैं एक तांत्रिक बाबा के पास गया और उसने मुझसे कहा कि तू क्या एक टोटक कर ले, इसके बाद तेरे पास तो कभी पैसे की कमी होगी ही नहीं। लेकिन इस टोटक को करने के लिए मुझे नहाना नहीं है, तुझे गंदी गंदी चीजें खानी है और गंदे काम करने हैं, पूजा भी नहीं करना है। और अगर कल को तेरी शादी होती तो फिर अपनी पत्नी को भी यही कहना कि वह नहाना नहीं और गंदी चीजों में ही रहे। तो इस तरह हमारे पास दौलत बहुत ही ज्यादा हो जाएगी।
इसके लिए उसने मुझे कोई मंत्र भी बताया था। और जब मैं वह सब करने लगा, गंदगी में रहने लगा और गंदी चीजें खाने लगा, तो हमारे पास से गरीबी दूर होती गई और हमारे पास बहुत दौलत आने लगी। और यह घर उसी दौलत से बना हुआ है। आज कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं खरीद नहीं सकता हूँ। तुम खुद ही बताओ कि आज तक मैंने तुमसे किसी चीज के लिए मना किया है या कहा हो कि मैं तुम्हें नहीं ला कर दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं सोचता था कि शादी के बाद पता नहीं कैसे पत्नी मिले, वह मेरी बात माने या ना माने। इसलिए मैं तुम्हारी भाभी को आता हूँ कि वह भी गंदगी में रहती है। पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वह कहती है कि मैं गंदगी में नहीं रह सकती, मुझे पूजा करनी होती है, इसलिए वह नहा लेती थी। इसी बात पर मेरी उससे लड़ाई झगड़ा होती थी, क्योंकि हम अगर इसी तरह साफ सफाई करने लगे तो मेरे पास जो दौलत है वो आना बंद हो जाएगी। उनकी यह बातें सुनकर मैं अपना सर पकड़ लिया। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई, आप ही किस तरह की बातें कर के चक्कर में पड़े हैं। आप मेहनत करते हैं, इसलिए आपके पास इतना पैसा है। ईश्वर ने हम सबको ही खाना देने का वादा किया है और जो मेहनत करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। सफाई तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप ही बहुत गलत कर रहे हो और उसकी एक दिन आपको सजा मिलेगी। आपके पास जो भी है वह सब आपसे जाना जाएगा। आप यह सब करना छोड़ दें और यह गंदी चीजें खाना भी छोड़ दें। मैंने वह सब गंदी चीजें उठाकर कूड़े में फेंक दी। मैंने भाई को बहुत समझाया, तब भाई ने कहा कि अगर मैंने यह सब करना छोड़ दिया और हमारे घर में फिर से गरीबी आ गई तो तुम्हारे और तुम्हारी भाभी का क्या होगा। वैसे भी अब माँ बनने वाली है। सुबह ही उसने मुझे यह बात बताई। मैंने कहा कुछ ईश्वर हमारे साथ हैं। भाई ने कहा कि अभी तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे हैं और मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है। मैंने कहा कि विश्वास करें और ईश्वर से माफ़ी मांग लें। मैंने भाई को अपनी कसम दे दी। मैंने उनकी छोटी बहन थी और वह मुझे बहुत लाड प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात का मान रखा और नहाकर साफ सुथरे हो गए और पूजा पाठ करने लगे। जब भाभी वापस आई और उन्होंने भाई को पूजा पाठ करते हुए देखा तो वो हैरान रह गई। मेरी भाभी ने मेरी तरफ देखा और मैंने इशारे से कहा कि अब आप कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे भाई ने सारे गंदे काम छोड़ दिए और इंसान बन गया। अब मेरी भाभी भी बहुत खुश रहने लगी थी। हमारे घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया था। फिर एक दिन हमें यह खुशखबरी मिली कि जिसके साथ मेरे भाई पार्टनरशिप में काम करते थे उसको बाहर दूसरे देश में नौकरी मिल गई और वह सारा काम मेरे भाई के पास छोड़कर दूसरे देश नौकरी करने के लिए जा रहा था। अब इस कारोबार का इकलौता वारिस मेरा भाई ही था, क्योंकि वह एक बहुत अमीर आदमी था और थोड़े से प्रॉपर्टी का उसको क्या करना था। सारे गंदे काम छोड़कर भी मेरे भाई को मुनाफा ही हुआ था और इस बात पर मेरे भाई ने कहा कि ठीक बात है कि रोटी देने वाला ईश्वर ही है। भाई ने दिल से माफ़ी मांग ली और अब मेरा भाई हमेशा साफ सुथरा ही रहता था। हम भी इस बात से बहुत खुश हैं कि अब हमारा भाई सही रास्ते पर चल रहा है। भाभी बेटे का माँ बन चुकी थी और हम सब अपने घर में साथ साथ बहुत खुश रहे। लेकिन मैं आज भी इस बात को सोचती हूँ कि मेरे भाई को जिसने इस काम पर लगाया था वह एक बहुत ही बुरा इंसान था, क्योंकि यह सब सच है कि
इस तरह के टोटके होते हैं और इन टोटकों को पूरा करने के लिए इंसान को गंदगी में ही रहना होता है, गंदी चीजें खानी होती है, पूजा पाठ भी छोड़ना पड़ता है। लोग इस तरह के टोटके तो करते हैं, लेकिन इस फोटो का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रोटी देने वाला तो ईश्वर ही होता है। गंदे कर्मों में पड़कर अपनी इच्छाओं को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी तंत्र के चक्कर में पड़कर आप ऐसा कोई गलत काम ना करें, क्योंकि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो हमें इसे मेहनत का फल जरूर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।